India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गौशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर मंदिर घोषित। कोर्ट ने कहा विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का है। 2003 का एएसआई आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त चयन पैनल पर उठाया सवाल, कहा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का पैनल में क्या कहा। जस्टिस दत्ता बोले निष्पक्ष तीसरा सदस्य समिति में जरूरी। संविधान पीठ को मामला भेजने पर बहस हुई। सीजीआई सूर्यकांत ने दिल्ली में फर्जी वकीलों पर चिंता जताई, कहा एलएलबी डिग्रियों की जांच के लिए सीबीआई आदेश पर करूंगा विचार। 30,000 वकीलों की सोशल मीडिया पोस्ट पर उठाई सवाल। शिवसेना विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव पक्ष को सार्वजनिक बयानबाजी पर चिताया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टाल दी। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को मान्यता देने की चुनौती दी है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. धार जिले में स्थित गौशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने साफ कहा कि इस विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिमों को गौशाला परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी और हिंदुओं के पूजा अधिकार को सीमित किया गया था। कोर्ट ने माना कि गौशाला परिसर और कमाल मौला मस्जिद का विवादित हिस्सा एक संरक्षित स्मारक है। इसका धार्मिक चरित्र देवी सरस्वती के मंदिर वाली गौशाला का है। 2003 का एएसआई आदेश उस हद तक रद्द कर दिया गया जहां हिंदुओं के पूजा अधिकार सीमित किए गए थे और मुस्लिमों को नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समुदाय मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन के लिए आवेदन कर सकता है। भारत सरकार और एएसआई मिलकर मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन पर फैसला लेंगे। फिलहाल एएसआई के पास ही संपत्ति का पूरा प्रशासन और प्रबंधन रहेगा। बेंच ने कहा कि ऐतिहासिक साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य साबित करते हैं कि यह जगह संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र थी। यहाँ देवी सरस्वती का मंदिर मौजूद था। कोर्ट ने लिखा हिंदू पूजा की निरंतरता इस स्थल पर कभी खत्म नहीं हुई। सजे हुए खंभे, स्तंभ और उनके आधार पर बनी मूर्तियां बताती हैं कि ये पहले मंदिरों के हिस्से थे। कुछ खंभों पर चारों दिशाओं में आलों में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं। कोर्ट ने अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट की मिसाल का जिक्र किया और कहा कि एएसआई अधिनियम और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट एएसआई की बहुविषयक जांच पर भरोसा कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह प्राचीन स्मारकों, मंदिरों, गर्भगृह और आध्यात्मिक महत्व के देवताओं की पवित्रता को बनाए रखे। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस समेत कई याचिकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, मांग की थी कि गौशाला परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और मुस्लिमों को वहां नमाज पढ़ने से रोका जाए। याचिका में कहा गया कि राजा भोज ने 1034 में देवी सरस्वती यानी भाग्य देवी की मूर्ति स्थापित की। बाद में अंग्रेज इसे खंडित कर लंदन ले गए। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि एएसआई ने मुस्लिम शासकों द्वारा कमाल मौला मस्जिद बनाए जाने की अवैध मांग पर नमाज की इजाजत दी। 2024 में हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई ने सर्वे किया। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा ढांचा पुराने मंदिरों के हिस्सों से बनाया गया। सजे हुए खंभों की कला और वास्तुकला बताती है कि वह पहले मंदिरों का हिस्सा थे। मस्जिद के स्तंभ बताते हैं कि समय इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया। इस एक खंभे पर चारों और आलों में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं।
स्तंभों पर खड़ी मूर्तियों को काट दिया गया है, रिपोर्ट में लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में एसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि रिपोर्ट पर अगला आदेश आने तक कार्रवाई न की जाए। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला 24 मार्च को खुद विवादित स्थल पर गए थे। उन्होंने परिसर का भौतिक निरीक्षण किया और उसकी संरचना को समझा। इसके बाद यह फैसला आया। परिसर में पहले देवी सरस्वती का मंदिर था, इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। भारत सरकार और एएसआई इसके प्रशासन पर फैसला लेंगे। मुस्लिम समुदाय इस मस्जिद के लिए दूसरी जगह मांग सकता है। यह फैसला धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों पर बड़ा असर डाल सकता है। मंदिर के बाद बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इस देश की जुडिशरी ने दिया है और जिसमें मां सरस्वती, मां वाघ देवी का मंदिर जो धार भोजशाला में स्थित है उसका एक मामला यहाँ पे आया था। 2022 में इसकी रिट याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि भोजशाला का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। यहाँ माँ वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित रही है, माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित रही है। ये स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया जाए। और यहाँ पे जिस ढंग से हर फ्राइडे को गलत ढंग से नमाज होती है ये इलीगल है, एएसआई एक्ट का उल्लंघन है, इसलिए यहाँ पे नमाज को रोका जाए और हमें पूजा पाठ का पूरा संपूर्ण अधिकार दिया जाए। इस रिट याचिका को आज 4 साल की लीगल लड़ाई के बाद एएसआई के 2100 पन्ने के सर्वे रिपोर्ट के बाद जो 98 डेज चला एएसआई के यहाँ पे सर्वे, आज इंदौर हाईकोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है, चरित्र है, वो भोजशाला का एक स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग, एक हिंदू मंदिर का चरित्र माना है। साथ ही साथ ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में जो ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी माँ सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है उसको वापस लाने के लिए हमने जो सरकार को बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं उस पर सरकार को कहा है कि वो उस पर विचार करें कि उसको कैसे वापस लाया जा सकता है। यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष हमेशा हर फ्राइडे को नमाज अदा करता है, कोर्ट ने उस आदेश को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है और उनके जो नमाज के एक्शन हैं वो अब आज के बाद से जब तक इंदौर हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी है वो नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष है उनको ये कहा है कि अगर वो मस्जिद के लिए कोई जगह चाहते हैं तो वो प्रत्यावेदन दे सकते हैं सरकार को और फिर सरकार उस प्रत्यावेदन को कंसिडर करके उनको अल्टरनेट लैंड देने पे विचार करें। 7/4/2003 का नोटिफिकेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो उसका जो सेकेंड पार्ट है जो वहाँ पे नमाज की इजाज़त देता है उसको आज हाईकोर्ट ने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। पूरी तरीके से वहाँ पे पूजा होगी क्योंकि नमाज का जो आदेश है उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। जैन समाज की याचिका थी सलग चंद जैन की तरफ से, उसको उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 ही ऐसी याचिकाएं हैं जिसको कोर्ट ने अलाउ किया है। जो हमारी लीड मैटर था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का, कोर्ट ने उस याचिका को आज पूर्णतः अलाउ किया है और साथ ही साथ जो दूसरी रिट याचिका इससे कनेक्टेड थी कुलदीप तिवारी की तरफ से, कोर्ट ने उस रिट याचिका को भी पूर्णतः अलाउ किया है। बाकी जो 4 याचिकाएं थी मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, काजी जकीउल्लाह की तरफ से, सलग चंद जैन की तरफ से, इन सारी रिट याचिकाओं को कोर्ट ने, अंतर सिंह की तरफ से, इन सारी रिट याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज किया है। अंतर सिंह के मामले में कोर्ट ने ये कहा क्योंकि हमने सारी रिट याचिकाएं यहाँ पे अलाउ कर दी हैं इसलिए अब उसमें कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल करने पर सवाल उठाए। कोर्ट चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रही थी। 2023 के इस कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से पूछा, सिर्फ स्वतंत्र होना ही काफी नहीं, स्वतंत्र दिखना भी जरूरी है। तीसरा सदस्य कोई निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए, चयन उसे करना चाहिए, कैबिनेट का मंत्री ही क्यों। उन्होंने जोर दिया कि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा ऐसा हो मानो चयन समिति में कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति मौजूद हो। वेंकटरमणि ने कहा कि स्वतंत्रता नियुक्ति के बाद चुनाव आयुक्तों के काम से साबित होगी। याचिकाकर्ताओं के तर्क। रिटायर आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला ने लोक प्रहरी की ओर से कहा कि यह कानून अनुच्छेद 14 और 324 का उल्लंघन करता है। उन्होंने बताया कि बिल पास करते समय संविधान के कामकाज की समीक्षा आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट या संसद के सामने नहीं रखी गई। कैबिनेट सेक्रेटरी की जगह कैबिनेट मंत्री को सर्च कमेटी में शामिल करने का संशोधन आखिरी वक्त तक लाया गया, जिसका कारण नहीं बताया गया। शुक्ला ने कहा कि सर्च और
सिलेक्शन कमेटी दोनों पर कार्यपालिका का नियंत्रण है। विपक्ष के नेता की मौजूदगी बेमानी है क्योंकि 2 सरकारी सदस्य मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। उन्होंने सीसी ज्ञानेश कुमार और ईसी सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनके पास चुनाव संबंधी विशेष ज्ञान नहीं था और किसी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर काम नहीं किया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि आईएएस अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर और पर्यवेक्षक रहते हैं, उन्हें अनुभव होता है। उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ताओं कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को पूरी जानकारी नहीं दी गई। सरकार का पक्ष एजी वेंकटेरमणि ने कहा कि याचिकाएं गलत धारणा पर हैं। स्वतंत्रता की जांच नियुक्ति के बाद कामकाज से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनूप बरनवाल फैसला केवल अंतरिम व्यवस्था थी। अनुच्छेद 324 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद ने सोच समझकर यह मॉडल चुना। जस्टिस दत्ता ने असहमति जताई, कहा कि 300 पैराग्राफ का फैसला सिर्फ अनुच्छेद 142 तक सीमित नहीं था। उसमें चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांत भी थे। कोर्ट का मकसद सबसे अच्छा मॉडल चुनना नहीं बल्कि यह देखना है कि कानून संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता। जस्टिस दत्ता ने पूछा है कि क्या किसी कानून की वैधता सिर्फ उस फैसले के तर्कों से जांची जा सकती है जिसके बाद वह कानून बना हो। यह मामला अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। प्रशांत भूषण, सदान फरासात और गोपाल शंकर नारायण ने इसका विरोध किया और कहा कि सिद्धांत पहले ही तय है, नया सवाल नहीं, 2 जजों की बेंच फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली में बड़ी संख्या में फर्जी वकीलों की मौजूदगी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही कई वकीलों की एलएलबी डिग्री की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट पदनाम से जुड़ी एक वकील की याचिका सुनवाई कर रही थी। वहीं इस दौरान सीजीआई ने कुछ वकीलों के सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा 30 हजारी के कुछ वकील फेसबुक पर जो लिख रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि हम वह देख नहीं रहे? उनकी पोस्ट देखकर उनकी कानून की डिग्री पर शक होता है। सीजीआई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी सवाल उठाए। बोले बीसीआई कुछ नहीं करेगी क्योंकि वे आपस में मिले हुए हैं। हजारों लोग फर्जी तरीके से काला कोट पहनकर घूम रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका पर हमला करने वालों पर भी नाराजगी जताई। कहा समाज में कुछ परजीवी हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। कुछ बेरोजगार लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सब पर हमला करते हैं और फिर आप लोग अवमानना याचिकाएं दाखिल कर सकते हो। वहीं सीजीआई ने साफ किया कि वह सही मामले का इंतजार कर रहे हैं ताकि सीबीआई से एलएलबी डिग्रियों की जांच कराई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोएडा मजदूर प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार 2 लोगों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। परिवार के एक सदस्य ने आरोप लगाया था कि जेल में उन्हें यातना दी गई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने आदेश दिया कि आदित्य आनंद और रूपेश रॉय को 18 मई दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में पेश किया जाए। यह याचिका आदित्य आनंद के भाई केशव आनंद ने दायर की। आरोप है कि आदित्य आनंद को गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में हिंसा का शिकार बनाया। आदित्य पर आरोप है कि उन्होंने पिछले महीने नोएडा में औद्योगिक मजदूरों के प्रदर्शन को भड़काया था। नोएडा में कुछ हिस्सों में फैक्ट्री मजदूरों ने ज्यादा वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि प्रदर्शन हिंसक हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़, पथराव और वाहन जलाने का आरोप है। इंजीनियर आदित्य आनंद भी इस मामले में आरोपी है। सीनियर वकील कॉलिन गोंजानविल्स केशव आनंद की ओर से पेश हुए। उन्होंने बताया कि आदित्य एक फैक्ट्री में इंजीनियर हैं और बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी चलाते हैं। उनके भाषण मजदूरों के अधिकारों पर केंद्रित थे, जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। गोंजाविल्स ने स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने कहा मामला हाथ से निकल गया है। जब उसने भाषण शुरू किया तो मजदूरों को संबोधित किया। मजदूर अधिकारों पर अच्छे भाषण दिए। मेरी प्रार्थना स्वतंत्र जांच की है। गोंजाविल्स ने यह भी आरोप लगाया कि आदित्य के वकीलों को कोर्ट में पेश होने से रोका जाए। जब वकील उसका पक्ष रखने जाते हैं तो उन्हें गर्दन से पकड़ लिया जाता है, उन्होंने कहा। जस्टिस भुइया ने पूछा वकीलों को ऐसे क्यों पकड़ा जा रहा है। गोंजाविल्स ने कहा कि उन्हें इस रुकावट की वजह नहीं पता। यूपी सरकार का जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने हिरासत में यातना के आरोपों से इंकार किया और कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। राज्य ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के कारण बताए गए थे। गिरफ्तारी की सूचना दी गई और ट्रांजिट रिमांड भी लिया गया।
उन्होंने 3 आरोप लगाए कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए हैं, गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई है, ट्रांजिट रिमांड नहीं था, यह सब किया गया था, वकील ने कहा। सुनवाई में इसी मामले पर पत्रकार सत्यम वर्मा की गिरफ्तारी पर भी चर्चा हुई। उनके वकील ने कहा कि एफआईआर चुनिंदा तरीके से दर्ज की गई। वर्मा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बंदी प्रतिरीक्षण याचिका दायर की गई है। बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने पर वह इस पर विचार करेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे या यूबीटी पक्ष को चेतावनी दी है कि वह शिवसेना विभाजन मामले में देरी के लिए कोर्ट को दोषी ठहराने वाले सार्वजनिक बयान न दें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गैर जिम्मेदार बयानों पर कड़ी नाराजगी जताई। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करेगी। इसमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया। सुनील प्रभु की याचिका भी सूचीबद्ध थी जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य न ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है। यूबीटी पक्ष के वकील ने जल्द सुनवाई मांगी। इस पर सीजीआई ने कहा पहले अपने लोगों को मीडिया में गैर जिम्मेदाराना बयान देने से रोकें कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी कोर्ट में तारीख मांगती है और बाहर देरी का आरोप लगाती है। हम चेतावनी दे रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करें। मैं इस तरह का आचरण स्वीकार नहीं करूंगा, सीजीआई बोले। यूबीटी की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि वह कोर्ट की सुविधा से बहस को तैयार है। सीजीआई ने पूछा, आप बहस नहीं करना चाहते, बयान देना चाहते हैं? कामत ने कहा कि 3 साल से इंतजार है, इसलिए चिंतित है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सहयोग चाहता है। दूसरी ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि किसी भी पक्ष को कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी का अधिकार नहीं। हम जानते हैं कि कोर्ट पर दबाव, हमारे पक्ष ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा। सीजीआई ने कहा हम शाम 4 बजे तक बैठते हैं, अगर कोई हमें खाली बैठा पाए तो समझ सकते हैं। बेंच ने मामलों की सुनवाई जुलाई में तय की है। विवाद दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा वकीलों को सीनियर एडवोकेट पदनाम देने की प्रक्रिया से जुड़ा है। याचिकाकर्ता एडवोकेट संजय दुबे ने आरोप लगाया कि पदनाम प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई, कुछ समिति सदस्यों के अंकों को नजरअंदाज किया गया, खारिज स्थगित आवेदनों पर ठीक से पुनर्विचार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 25/8/2025 को मूल रेट याचिका खारिज कर दी। पहले भी कोर्ट ने कुछ शिकायतों की जांच कर खारिज स्थगित आवेदनों पर पुनर्विचार का निर्देश दिया था। फिर भी याचिकाकर्ता ने उसी प्रक्रिया को लेकर बार-बार रिट याचिका, विद्युत आवेदन, अंतरिम आवेदन और अवमानना शिकायतें दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दे हैं कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट आवेदनों के पुनर्विचार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के पहले निर्देशों का ठीक से पालन किया? क्या याचिकाकर्ता के बार-बार आवेदन न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है? क्या सीनियर एडवोकेट पदनाम को बार-बार मुकदमेबाजी से हासिल किया जा सकता है? याचिकाकर्ता ने कहा कि पुनर्विचार प्रक्रिया में देरी हुई। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया, प्रक्रिया में खामियां बनी रही और आगे न्यायिक निर्देश जरूरी है। वह खुद कोर्ट में पेश हुए और बहस की। दिल्ली हाईकोर्ट का जवाब। हाईकोर्ट के वकील ने बताया कि प्रक्रिया जारी है, पुनर्विचार, इंटरव्यू चल रहे हैं और अनुपालन के कदम उठाए जा रहे हैं। बेंच ने कहा कि बार-बार याचिकाएं पेशेवर आचरण पर सवाल उठाती हैं। पदनाम की व्यक्तिगत शिकायत के लिए कोर्ट में बार-बार नहीं आया जा सकता। कोर्ट ने जोर दिया, सीनियर पदनाम दिया जा सकता है, मांगा नहीं जाता। पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आचरण पर कड़ी टिप्पणी लिखवाई, लेकिन बार-बार माफी मांगने पर सख्त टिप्पणियां वापस ले ली। वही मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर वैदेही पांडे। वैदेही, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार सभी को। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक इम्पोर्टेंट मैटर सुना गया रिगार्डिंग सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ द हाई कोर्ट दिल्ली। ये केस था संजय दुबे वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली हाई कोर्ट। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार ये आपत्ति उठाई कि दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रोसेस में निर्धारित प्रक्रिया और ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स के सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा और रिकंसिडरेशन प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अनुसार सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने कहा कि सीनियर डेजिग्नेशन मांगने से नहीं बल्कि कोर्ट द्वारा सम्मान के रूप में दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को काफी सख्त शब्दों में ऑब्जर्व करते हुए ये भी कहा, अगर हाईकोर्ट आपको सीनियर एडवोकेट मानता भी है तो वो हमें रद्द कर देंगे।
कोर्ट का जो मेन फोकस था आज वो जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज नहीं होना चाहिए, रिपीटेड पेटिशंस अवॉइड होनी चाहिए और लीगल प्रोफेशन में डिग्निटी और प्रोफेशनल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में पेटिशनर ने अपॉलजी और मैटर विथड्रॉ हो गया। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया कि सीनियर डेजिग्नेशन एक प्रिविलेज नहीं बल्कि एक राइट है। थैंक यू। ठीक है वैद्य, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.